Hello, my shimmering star. I am Amika Diya. Welcome you all to this amazing platform of tutors. Today we will start the unit 2 of our teaching of English second year for DLED second year. Essentials of learning English communication at elementary level. In this unit we are going to find how we build up our vocabulary and how we can communicate in a better way, because there are so many essential which we have to learn about our English language. ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हमें याद करना लगा लो या अंडरस्टैंड करना है, जिससे कि हम अपनी इंग्लिश वोकैब को अच्छा बना सकते हैं और इंग्लिश की कम्युनिकेशन को भी बेटर कर सकते हैं. अगर मैं बात करूं तो इन इंडिया द इंग्लिश इज नॉट द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ मैनी ऑफ द पीपल. हमारी जो इंग्लिश है वो एक फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है इंडिया में, और इसे एक एज अ सेकेंड लैंग्वेज अब एक्सेप्ट कर लिया गया है स्पोकन लैंग्वेज की तरह. सो आर कम्युनिकेटिव टीचिंग मेथड शुड बी फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग द कॉम्पिटेंस ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज. कि जब भी टीचर अपने क्लासरूम में कोई भी इंस्ट्रक्शनल डिजाइन कर रहा है या क्लासरूम इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो ही और शी हैव टू encourage their student to build their communication and the competency of communication of English language. अब है essential of oral communication. हमें पता है हमारे पास दो से तीन टाइप की कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, द ओरल, द रिटन एंड जिसके अंदर आपको मार्क्स मिलते हैं, संकेत मिलते हैं. So first is oral communication. Oral communication means the words which we utter from our mouth. जो चीजें हम अपने मुंह से बोल पाते हैं वो हमारी oral communication कहलाती है. Spoken words are powerful weapon to influence anyone. किसी को भी इन्फ्लुएंस करने के लिए जो हमारे ओरल वर्ड्स हैं वो बहुत पावरफुल वेपन होते हैं. We can build the spirit or we can make any person disparate. We can build a strong rapport between the person to person, and we also can destroy the rapports of the people by using the words. So for a good speech quality we have to be clear, informal, be informal. Sometimes we have to be formal and sometimes we have to be informal. So personal and conversational, कॉन्क्रीट एंड विविड. हमारी जो लैंग्वेज है वो कॉन्क्रीट भी है, हमारी बहुत सारी ऐसी सब्जेक्ट से जुड़ी हुई, सब्सटेंसेस से जुड़ी हुई है, दैट इज मैटर. एंड द लैंग्वेज शुड बी इंटरेस्टिंग, जोवियल एंड ह्यूमरस भी होनी चाहिए. सो पावरफुल स्पीच के लिए हमारे पास क्या है? पावरफुल स्पीच के लिए सबसे पहले फर्स्ट वन इज द स्पीकर हु इज गोइंग टू स्पीक. फर्स्ट वन इज आवर स्पीकर हु इज गोइंग टू स्पीक एंड सेकेंड वन इज लिसनर. तो देर इज एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ ऑफ देम. और अगर मैं बात करूं हमारी कम्युनिकेशन इंग्लिश की, तो मैं यहाँ बता रही हूँ हमारे पास ना तीन टाइप की होती हैं, नॉन असर्टिव, असर्टिव एंड अग्रेसिव. ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि तीनों क्या होते हैं. देखो, अगर मैं बात करती हूँ नॉन असर्टिव की, नॉन असर्टिव में वन इज गोइंग टू प्लीज अदर पर्सन. जैसा मैं चाहती हूँ आप वैसा बोलोगे, दैट फॉर्म इज नोन एज नॉन असर्टिव. सो this one is also not a good kind of communication skill. And ये है aggressive in which you are using your word very aggressively, you are angry. तो ये फॉर्म हमारी निकल के आती है. एंड असर्टिव सबसे बेस्ट कम्युनिकेशन फॉर्म बोली जाती है, जिसमें आप अपने आप को बेटरली एक्सप्रेस करते हो विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रेशर और स्ट्रेस. आप जब अपनी चीजों को बहुत अच्छे से बिना किसी को प्लीज किए और बिना किसी पे गुस्सा हुए जब चीजों को एक्सप्रेस कर रहे हो, तो दैट फॉर्म इज नोन एज असर्टिव फॉर्म. सो नॉन असर्टिव, सबमिसिव, जिसके लिए आप सबमिशन अपना दे देते हो, एंड अग्रेसिव जिसमें आपका कम्युनिकेशन स्टाइल थोड़ा अग्रेसिव रहता है, एंड असर्टिव स्टाइल इज कंसिडर्ड इज द बेस्ट स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन. सो असर्टिव इज अ वेरी पॉजिटिव स्टाइल इन विच यू आर नॉट सबमिसिव एंड इन विच यू आर नॉट अग्रेसिव. तो everyone must have to be listen or communicate with some effort, because your communication skill will trait you and it will give you the flexibility to maintain your communication betterly with the person. तो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, अच्छे से बात करने की कोशिश करनी है, और अपना जो ह्यूमर है वो भी बहुत अच्छा रखना है. साथ के साथ आप एज अ स्पीकर भी बात कर रहे हो, यू शुड ऑल्सो हैव द लिसनिंग स्किल. देन है असेंशियल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन विल इनेबल टू द स्टूडेंट. ऐसे कौन कौन से असेंशियल्स हैं जो ओरल कम्युनिकेशन को बेस्ट बनाते हैं? सबसे पहले ओरल कम्युनिकेशन के लिए बच्चों को दोनों चीजें सिखाएं. कौन कौन सी? स्पीकिंग, बोलना भी सीखे, एंड लिसनिंग. सबसे पहले लिसनिंग सीखें, जिससे कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझ पाए. देन है अंडरस्टैंडिंग पावर. इफ समवन इज टेलिंग समथिंग लाइक आई एम टेलिंग यू समथिंग अबाउट द ओरल कम्युनिकेशन, तो आप उसे अंडरस्टैंड भी सीखो.
ट्रेड्स ऐसे एक्वायर करो कि आप दिल से विलिंगनेस हो आपकी कि यू आर गोइंग टू लर्न द इंग्लिश लैंग्वेज। इसके बाद 3 बेसिक स्टाइल्स है हमारे कम्युनिकेशन के, ये मैंने आपको बता दिए हैं, असर्टिव, अग्रेसिव एंड नॉन असर्टिव, विच मीन्स आर सबमिसिव स्टाइल। देन है बेसिक ऑरल कम्युनिकेशन। ऑरल कम्युनिकेशन में हमें क्या करना है, देखो ऑरल कम्युनिकेशन जो वर्ड हमारे हम माउथ वर्ड यूज करते हैं सिर्फ वही नहीं है, उनके क्या मीनिंग है, हाउ दे कम फ्रॉम द नेजल पैसेज, वो कैसे आ रहे हैं, इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आपसे बात करा जाए कि पहला वर्ड किसने बोला, ये पहले शब्द कैसे आया, तो इट टेक्स टू टैंगो। तो ये हमारा एक ना फेमस स्लैंग है जिसके अंदर मतलब हमें दोनों पक्ष को समझना होता है। लाइक कि पहले एग आया कि चिकन आया, ये हमेशा से चीजें बनी रही हैं, थोड़ा सा डिफिकल्टी है इसके अंदर भी। तो ऐसे ही हम पहले डिसाइड नहीं कर सकते कि पहले स्पीकिंग आई कि लिसनिंग आई। तो इट इज अ आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज ऑल्सो आर्ट ऑफ स्पीकिंग, बट इट इज अ आर्ट ऑफ हियरिंग ऑल्सो। तो ये दोनों चीजों का ध्यान रखना है, मतलब स्पीकिंग एंड लिसनिंग हमारी साइड बाय साइड चलती हैं। अगर आप बोल रहे हैं तो आपको सबसे पहले एक्टिव लिसनर भी होना पड़ेगा, क्योंकि हमें वो भाषा भी सीखनी है। स्पीकिंग का मतलब क्या है कि एवरेज मैनेजर जो होता है अपने टाइम में 30% बात करता रहता है। तो बात करने में क्या क्या आ जाएगी, टॉकिंग, कन्वर्सिंग, कोई कम्युनिकेशन करना, चैटिंग, चैट करना, लाइक व्हाट्सएप चैटिंग होती है, इंस्टाग्राम चैटिंग होती है, एड्रेसिंग, व्हेन वी आर वी आर एड्रेसिंग नंबर ऑफ पीपल एट अ टाइम। इसके बाद है डिस्कर्सिंग। डिस्कर्सिंग का मतलब है टॉकिंग इन अ वे ऑफ शेयरिंग द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। इसके बाद है लिसनिंग। लिसनिंग इज अ क्लोज सिनोनिम फॉर द हियरिंग, बट इन लिसनिंग वी आर हियरिंग समथिंग एंड वी आर ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। तो 45% टाइम पे जो हमारा मैनेजर होते हैं वो उन चीजों को क्या करते हैं, सुनते रहते हैं। इट इज ऑल्सो अ पावरफुल ट्रेट फॉर द लीडर्स, बिकॉज मैंने आपको बोला इफ यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर यू हैव टू बी अ गुड लिसनर ऑल्सो। पावर ऑफ स्पीच का क्या मतलब है, पावर ऑफ स्पीच का मतलब ये है वी कैन इन्फ्लुएंस सो मेनी पीपल विद द आवर पावर। ऐसी बहुत सारी हमारी स्लैंग्स भी हैं, और आपने सुना भी होगा कि जिनको बोलना आता है वो हिली एरियाज पे भी अपनी कोई भी चीज सेल कर सकते हैं, मतलब लाइक फ्रीज। तो सिमिलरली जैसे बिजनेस मैनेजर्स होते हैं, लीडर्स होते हैं, इंडस्ट्रियल्स होते हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने से पहले उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू दे रहे होते हैं। तो जब उनका इन्फ्लुएंस इतना बेटर हो जाता है बिकॉज दे हैव द स्पीकिंग स्किल की लोगों का ना उन पे इफेक्ट पड़ता है उनकी स्पीकिंग का। तो ये सारी चीजें करके वो अपने जो बिजनेस है वो एसोसिएट कर सकते हैं। तो कभी भी इनॉग्रल इवेंट्स हैं, सेमिनार्स हैं, मीटिंग है, इसमें सबसे ज्यादा जो चीज करी जा रही है वो है उनकी स्पीकिंग स्किल। तो वो अपनी स्किल्स के द्वारा किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कम्युनिटी को कैसे एसोसिएट करते हैं, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर स्पीच। पावरफुल स्पीचेस कैन बी इंस्पायर लिसनर्स को इंस्पायर कर सकते हैं या डिस्परेट भी कर सकते हैं, कि वो इतने इंस्पायर हो जाएं कि वो सारा काम वही करना चाहिए, या इतने डिस्परेट हो जाएं कि वो जो काम कर रहे हैं उसको बिल्कुल डिनाई कर दें। इट विल रिलैक्स योर टेंशन और इट विल गिव यू द टेंशन, इट विल इंसाइट द क्वेरल बिटवीन द पीपल और इट विल इंड्यूस द फ्रेंडली नेचर बिटवीन देम। ये हमें हॉस्टाइल भी कर सकता है और सपोर्ट भी कर सकता है। ये लोगों को रिबेल भी बना सकता है और बिल्कुल डोसाइल, मतलब जो बहुत शांत है। एंड इट विल मेक द पीपल अंडरटेक लॉन्ग मार्च। ये स्पीकिंग स्किल और लिसनिंग स्किल उन्हें अपने घर से उठा के बहुत दूर तक भी ले जा सकते हैं और स्पीकिंग स्किल उन्हें अपने घर पर भी रख सकते हैं। तो इट इज ऑल्सो अ पावर ऑफ स्पीच जो दोनों काम कर सकती है, फ्रेंडली भी और हमारा क्वेरल टाइप भी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड स्पीच क्या है, आवर स्पीच शुड बी द क्लैरिटी, क्लियर स्पीच होनी चाहिए, इनफॉर्मल, पर्सनल और कन्वर्सेशनल, कि कब आपको फॉर्मल वे में बात करनी है, कब आप फॉर्मल, अगर आप बिजनेस प्रोफेशन किसी इंस्टीट्यूशन के अंडर है यू शुड बी इन अ फॉर्मल वे, और अगर आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो तो इनफॉर्मल वे में बात करोगे। एंड व्हेन यू आर टॉकिंग लाइक अ कन्वर्सेशन तो तब भी आप ध्यान रखोगे। कॉन्क्रीट, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल यू कैन ऐड, विच वन इज अ कॉन्क्रीट, विविड, हमें बहुत सारी वेराइटी ऑफ थिंग्स यूज करनी है। एंड इमेजरी, हमें ऐसी चीजें भी बतानी है जिसके बारे में आप कोई पिक्टोरियल फॉर्म दिखा सको। ब्रेविटी, यू हैव टू बी कंसाइज काइंड ऑफ, इंटरेस्टिंग ऐसी हो जिसमें आप बच्चे जो है आपकी बात ध्यान लगा के सुने, जॉयस हो जाएं, एंड उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ ह्यूमर भी हो, एंड लिसनर ओरिएंटेड हो, बिकॉज इफ योर लिसनर इज एन अडल्ट तो आप उनसे कार्टून्स की बात नहीं कर सकते हो। देन आती है हमारी ट्रेड्स ऑफ अ गुड स्पीकर। इनमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यू कैन नोट डाउन। ट्रेड्स ऑफ अ गुड स्पीकर क्या है, ही और शी शुड बी अर्नेस्ट, जिसमें वो अर्न करना चाहे, अपनी वो क्या आपको बिल्ड करना चाहे। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, की ऑडियंस आपसे क्या सुनना चाहती है एंड व्हाट यू आर गोइंग टू बी डिलीवर।
सेंस ऑफ कमिटमेंट की आपकी ये कमिटमेंट थी, ये ड्यूटी थी, यू आर गोइंग टू बी डिलीवर और यू आर गोइंग टू बी अकाउंटेबल फॉर दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्पीकर्स की सेंस का भी पता चले कि आप अगर किस सेंस में बात करोगे तो स्पीकर कैसा समझेगा और लिसनर उसे कैसे मोल्ड कर पाएंगे। एंड कीप इज कूल, हमेशा शांत रह के ही बात करना है, हमें अग्रेसिव वे पे नहीं जाना है, बिकॉज अभी पीछे हमने देखा कि अग्रेसिव इज नॉट अ बेस्ट काइंड ऑफ वे टू कम्युनिकेट, जबकि असर्टिव एक बेस्ट वे है। ही हैज अ गुड सेंस ऑफ लीडरशिप, द वन हु इज स्पीकर हैव टू बी अ गुड लीडरशिप क्वालिटी। बैलेंस्ड अप्रोच रहे, बैलेंस मैंने पहले ही बात करी आपको, सबमिसिव भी ना हो कि आप बिल्कुल एक्सप्रेस हुए जा रहे हो और अग्रेसिव भी ना हो, बिल्कुल अग्रेशन शो कर रहे हो, तो बैलेंस नेचर होना चाहिए। सेंस ऑफ ह्यूमर, इफ समवन इज टॉकिंग अबाउट समथिंग तो आपके पास उसके लिए पूरा ह्यूमर भी हो कि आप उसमें अपने थॉट्स भी बिल्डअप कर पाओ। फोकस्ड एंड इंटरेस्टेड, द सेंटर पॉइंट पे आपको चारों ओर ही घूमना है एंड यू शुड बी इंटरेस्टेड कि लोग आपको सुने, एंड एंथुजियाज्म आपका बना रहे और आप स्पिरिटफुल भी हो उस कार्य को करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा advantages of oral communication, proximity with the audience, we have to connect with the audience। proximity का मतलब होता है making a connection between the audience, it help to immediate in charge of the opinions, interchange of the opinions। if you are delivering something और आपसे लोग भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप अपने ओपिनियंस को एक्सचेंज कर सकते हैं, फीडबैक भी आपको इंस्टेंट मिलना चाहिए, मिल जाएगा ओरल कम्युनिकेशन से। एंड इट इन्वॉल्व द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल प्रेजेंट, वहां पे जितने भी आपके प्रेजेंट लिसनर हैं उनका सबका पार्टिसिपेशन भी बेटर रहेगा बिकॉज यू आर डूइंग द ओरल कम्युनिकेशन। अब है 3 टाइप के हमारी कम्युनिकेशन में चीजें ध्यान रखनी है आपको, इंडिविजुअल साउंड्स, इंटोनेशंस, पॉजेज एंड वर्ड स्ट्रेस। फर्स्ट है इंडिविजुअल साउंड्स। इंडिविजुअल साउंड्स में क्या होता है, हाउ यू प्रोनाउंस, हाउ यू लर्न टू प्रोनाउंस, हाउ यू बिल्ड योर साउंड और मीनिंगफुल, and how you filter the non meaningful things from your vocabulary। तो आपने कैसा सुना, कैसा समझा और ऐसी कौन सी ऐसी चीजें थी जो आपके लिए प्रयोग में लाने लायक नहीं थी, तो आपने उन्हें फिल्टर आउट कर दिया। सो पर्टिकुलर साउंड को कैसे समझा, कैसे सुना, कैसे रिकॉग्नाइज किया, दैट इज नोन एज इंडिविजुअल साउंड। सो इंडिविजुअल साउंड इंक्लूड द मेनली फॉलोइंग, कॉन्सोनेंट वर्ड, कॉन्सोनेंट साउंड्स। कॉन्सोनेंट हम सबको पता है कि हमारे पास वोवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट होते हैं जैसे बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एच हो गया, तो ये हमारे क्या है, कॉन्सोनेंट है। अब कॉन्सोनेंट में भी वॉइस्ड और अनवॉइस्ड आते हैं, जैसे बी, सी, डी, एच। देखो बी, सी और डी में अगर मैं बोल रही हूँ ना, देयर इज अ वाइब्रेशन इन आवर वोकल कॉर्ड, सो दिस वन इज नोन एज वॉइस्ड। और जिनमें वोकल कॉर्ड में कोई भी वाइब्रेशन नहीं होती, ये हमारे अनवॉइस्ड कहलाते हैं। जैसे एफ, एच, हमने एग्जैक्ट बोला है वर्ड को तो वो अनवॉइस्ड में आ जाएंगे, जिन्हें एग्जैक्ट नहीं बोला है तो वो हमारे इट विल क्रिएट सम वाइब्रेशन इन योर वोकल कॉर्ड, तो दैट इज नोन एज वॉइस्ड। इसके बाद है कॉन्सोनेंट ऑफ क्लस्टर एंड ब्लेंड्स, जैसे एस, टी, तो साथ में आ रहे हैं ना हमारे 2 कॉन्सोनेंट। अगर किसी भी कॉन्सोनेंट के इन बिटवीन हमारे वोवल्स आर नॉट कमिंग, आर देयर, तो हमारे कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहलाएंगे। वोवल्स शॉर्ट और लॉन्ग, कई बार आप वोवल्स को ज्यादा बढ़ा के बोलते हो, जैसे बेड, हेड, तो हम वोवल्स को थोड़ा सा स्ट्रेस आउट करके बोल रहे हैं तो वो हमारे वोवल शॉर्ट एंड लॉन्ग हो जाते हैं, चेक, ठीक है। एंड हाउ टू टीच इंडिविजुअल साउंड। प्रेजेंटेशन बाय टीचर का क्या मतलब है कि इफ यू आर गोइंग टू बी टीच सम इंडिविजुअल साउंड्स टू योर स्टूडेंट, सो इट विल गिव द प्रेजेंटेशन बाय द टीचर टू देयर स्टूडेंट। देखो अब जैसा टीचर उन्हें पढ़ाएगा कि कब ये ए प्रोनाउंस करना है, ये बी प्रोनाउंस करना है, ये सी प्रोनाउंस करना है, तो जैसा जैसा टीचर प्रेजेंट करता रहेगा वैसे वैसे बच्चे उन्हें इमिटेट करते रहेंगे। तो इंडिविजुअल साउंड्स को पढ़ाने के लिए टीचर्स की बड़ी विटल रोल प्ले करता है कि क्योंकि बच्चे जो हैं सारी प्रोनाउंसिएशन एंड वर्ड अपनी वर्ड वोकैबुलरी भी वहीं से डेवलप करते हैं। अब इसके बाद आते हैं इंटोनेशन। इंटोनेशन क्या होता है, स्पीच मेलोडी। समटाइम क्या होता है, हम ना गाने याद कर लेते हैं और हमें उनका मीनिंग भी नहीं पता होता, बिकॉज दे आर वेरी रिदमेटिक, तो हम ना उनकी रिदम को एक दूसरे के साथ जोड़ते रहते हैं। तो जब आप किसी भी स्पीच को एक मेलोडी और रिदम की फॉर्म में याद करते हो, डाल्टन और सेडफोर्ड का कहना है ये कि इंटोनेशन कहलाती है। इंटोनेशन प्लेज अ विटल इंपॉर्टेंट रोल इन अ स्पोकन लैंग्वेज बिकॉज it will give you some signal or expression of words with a different and make color a message। मतलब हमारा जो मैसेज जाना था ना उसको पूरा रंगीन बना देता है, मीन्स इंटरेस्टिंग बना देता है। सो हमारे किसी भी सेंटेंस के अंदर 2 टाइप के वर्ड्स होते हैं, लेक्सिकल वर्ड। लेक्सिकल वर्ड्स आर दोज वर्ड्स विच हैव देयर सेपरेट मीनिंग, जैसे मैंने बोला बॉय, गर्ल,
टेबल, पैन, तो इनके अगर जैसे इसमें कौन कौन से आ जाएंगे हमारे नाउन, एडवर्ब्स, वर्ब्स, ये सारी चीजें एडजेक्टिव्स हमारे किसके अंडर आएंगे, लेक्सिकल वर्ड्स। और कुछ होते हैं फॉर्म वर्ड्स, फॉर्म वर्ड्स में आ जाएंगे जैसे हमारे ऑन आ गया, इनटू आ गया, तो जिनके एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता बट वो सेंटेंस के साथ जुड़ के उनका मीनिंग बना देते हैं। तो वी हैव द combination of two type of word, lexical word have the different meaning और mainly they have the meaning, carry important meaning, and जो हमारे कौन से form words होते हैं it will give the support to the structure of sentences. Lexical words are stressed, lexical word को ज्यादा stress किया जाता है because like I am going to Australia, तो Australia पे ज्यादा stress out किया है, am पे कम है, तो I पे कम है, इन सॉरी I पे तो जाएगा बट इन पे कम जाएगा। जो नाउन और प्रोनाउन होंगे, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब इन पे ज्यादा जाएगा। देन टोन और ग्लाइड अप डाउन, कब मुझे लेक्सिकल वर्ड के साथ ज्यादा स्ट्रेस करना है, जैसे आई एम गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया पे ज्यादा लेक्सिकल वर्ड पे मैंने क्या किया है, स्ट्रेस किया है। इंटोनेशन भी क्या कहती है कि जब आप कब आपको इंटोनेशन से आपके एक्सप्रेशन और थॉट्स को स्ट्रेस करना है, ये चीजें भी हमारी इंटोनेशन ही बताती है। ठीक है, इसके बाद है लिसनिंग टू समबडी स्पीकिंग विदाउट पेइंग अटेंशन टू द वर्ड द मेलोडी यू हियर इज इंटोनेशन। इंटोनेशन इज नन अदर देन hearing the word without the meaning and combination of word in a rhythmic way is known as melody. तो मेलोडी ही हमारी इंटोनेशन कहलाती है। यहाँ पे डिवाइडेड द फ्रेज इनटू टू टोन यूनिट, कौन सी टोन यूनिट है और कौन सी पिच रेंज है, कब आपको अपनी पिच हाई कब लो करके लैंग्वेजेस को डिफर कर, देखो सब अगर मैं इंग्लिश बोल रही हूँ, आप इंग्लिश बोल रहे हो, कोई और इंग्लिश बोल रहा है, तो सबका एक्सेंट ना अलग अलग होता है। तो इंग्लिश की भी पिच और रेंज और वर्ब की प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे हम चीजों को कैसे इलेबरेट कर रहे हैं ये इस चीज पे डिपेंड करती है। अब इसके बाद है ईच टून हैव द पिच मूवमेंट, पिच मूवमेंट भी होती है एंड इट हैव द टॉनिक्स लेवल। टॉनिक्स लेवल में ये होता है कि व्हेन यू हैव टू स्ट्रेस आउट अ कंटेंट वर्ड और एंड ऑफ द यूनिट, कंटेंट वर्ड होता है जिसपे आपको बिल्कुल स्ट्रेस करना ही करना है, यू हैव टू चेंज योर वेरिएशन बिकॉज द मीनिंग ऑफ द होल मेलोडी इज डिपेंडिंग ऑन दैट। तो हमारी मीनिंग नहीं, मेलोडी की पूरी रिदम आपके उस वर्ड पे डिपेंड करती है, तो वो हमारा टॉनिक्स लेवल होता है। अब व्हाई टू टीच इंटोनेशन, इंटोनेशन क्यों पढ़ाना चाहिए, बिकॉज इंटोनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ पार्ट ऑफ एनी लैंग्वेज, हर एक का है, ये चॉइस भी डिपेंडेंट होता है। कुछ चीजें हम वैसे ही याद कर लेते हैं, कुछ हम बहुत रिदमिक होके काम करते हैं। तो कम्युनिकेशन को बेटर बनाने के लिए हमें इंटोनेशन सीखनी चाहिए। And if there is a good intonation, you can learn and you can build your vocabulary very nicely. And if intonation is wrong, you can be a meaningless. That sentence will be the meaningless, or it will misunderstand by the listener. ऐसा भी हो सकता है अगर आपकी इंटोनेशन गलत हो। नेक्स्ट आता है पॉज। पॉज क्या होता है, टेम्पररी स्टॉप होना किसी सेंटेंसेस के अंदर, और हमारा जो वर्स चला हुआ है, हमारी जो इन्फॉर्मेशन पीस ऑफ शेयरिंग चली हुई है, उसको एक छोटा सा ब्रेक मिल जाना भी हमारा पॉज कहलाता है। तो अ ब्रीफ सस्पेंशन ऑफ अ वॉइस टू इंडिकेट द लिमिट्स एंड द रिलेशनशिप ऑफ द सेंटेंसेस एंड देयर पार्ट। जब हमें किसी सेंटेंसेस के पार्ट को रिलेशनशिप बताना हो और कहीं पे आपकी वॉइस ब्रेक करके आपको स्ट्रेस आउट करना हो, तो जो आप चीजें यूज करते हो, टेम्पररी इनएक्शन करते हो, वो हमारा क्या कहलाता है, पॉज कहलाता है। नेक्स्ट है द साइन डिनोटिंग अ फॉर्मेटा। फॉर्मेटा क्या होता है, जैसे आपने कभी भी म्यूजिक इंडस्ट्री में पढ़ा हो तो ऐसे ना कुछ बने होते हैं, वो उन्हें रीड कर लेते हैं और ना साउंड ऐसे बजाते रहते हैं, तो फॉर्मेटा होता है, उसके ऊपर एक ऐसा एनोटेशन होती है, इसको आप फॉर्मेटा बोलते हो। फॉर्मेटा क्या होता है, एक टाइप का मार्क होता है जिसको प्रिंट किया जाता है, विच इंडिकेटिंग द पॉज ऑफ द वॉइस। तो पॉज क्या हुए, व्हेन यू आर गिविंग स्पेस फॉर योर थॉट्स और एनी काइंड ऑफ break to your verse is known as pause. So pause we can say that it is a little gap in between the sentences of communication. Then आते हैं word stress. Word stress क्या होता है, word stress is also a golden key for our English language communication or any language communication, because word stress देने से, word stress is also a syllable जिसके अंदर आप ना टोनिक रिदम कर सकते हो कि कब आपको किसी वर्ड पे स्ट्रेस करना है, जब आप उस वर्ड पे स्ट्रेस कर लेते हो आपकी जो इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग है वो भी ज्यादा बेटर हो जाती है। जैसे अगर मुझे कोई चीज बतानी है तो मैंने बोला वर्ड स्ट्रेस, तो मैंने ये आराम से बोला है, इसका मतलब कि आई एम गोइंग टू टेल यू द हेडिंग ऑफ दिस टॉपिक। तो हेडिंग बताने से ये है कि मैं आपको उस पर आपका ध्यान खींचना चाहती हूँ। तो दो टाइप के वर्ड स्ट्रेस होते हैं, वन वर्ड जिसके अंदर सिर्फ आपका एक वर्ड मिल रहा है उसको स्ट्रेस आउट करना है, एंड द स्ट्रेस इज
ऑलवेज ऑन अ वोवल। कई बार वोवल पे भी स्ट्रेस होता है, जैसे मैंने बोला था बैड, ठीक है, ए का जो साउंड है मैं उस पर स्ट्रेस कर रही हूँ। अब आता है सेंटेंस स्ट्रेस। इफ यू आर गिविंग सम फ्रेजेस, तो आपको उसको सीखने के लिए, समझने के लिए, कम्युनिकेशन बेटर करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग शो करने के लिए यू आर नॉट गोइंग टू स्ट्रेस ऑन अ सिंगल वर्ड, बट आपको उस वर्ड के लिए पूरा स्ट्रेस करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा उस वर्ड के लिए पूरा स्ट्रेस, उस लाइन के लिए, उस सेंटेंस के लिए पूरा स्ट्रेस करना पड़ेगा, तो दैट इज नोन एज हमारा सेंटेंस स्ट्रेस। तो जैसे हमारी बीट और रिदम चलती है, हम किसी लाइन को ही बार बार रिपीट करते रहते हैं, तो वो हमारा सेंटेंस स्ट्रेस कहलाता है। हमारे पास दो टाइप के बेसिक स्ट्रेसेस हैं। फर्स्ट है कंटेंट स्ट्रेस, कंटेंट वर्ड्स, और दूसरे होते हैं हमारे स्ट्रक्चर्ड वर्ड, स्ट्रक्चर वर्ड, जिसके अंदर आप क्या करते हो, सेंटेंसेस में स्ट्रेस करते हो। तो कंटेंट वर्ड्स आर स्ट्रेस एंड स्ट्रक्चर वर्ड आर अनस्ट्रेस, और इनके बीच में भी टाइम लैप होना चाहिए। अब जैसे कंटेंट वर्ड आ जाएंगे जो मेनली है सेल, गिव, टेक, मैरी, और कंटेंट हमारे जो स्ट्रक्चर वर्ड आ जाएंगे वो अनस्ट्रेस रहेंगे, जैसे ओन, एन, दी, बट। मतलब जो अगर सेंटेंसेस को सिर्फ स्ट्रक्चर देने के काम कर रहे हैं तो हमारे स्ट्रक्चर वर्ड होते हैं, और कंटेंट वर्ड होते हैं जिनपे हमें अपना पूरा का पूरा फोकस, व्यू पॉइंट जो है सेंटर करना है। इसके बाद आती है हमारी प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन होती है हाउ द वे द वर्ड हैव टू बी स्पोकन, किसी शब्द को कैसे बोलना है। द वे ऑफ एक्शन इज नोन एज प्रोनाउंसिएशन। तो प्रोनाउंसिएशन में भी रेफर एज एग्रीड अपॉन द सीक्वेंस ऑफ वर्ड यूज्ड फॉर अ स्पीकिंग, कि it is a kind of specific dialect, a correct pronunciation in which individuals speak or communicate a language, जिसके अंदर जैसे साउंड एक आदमी प्रोड्यूस करता है अपनी भाषा को बोलने के लिए, that is known as pronunciation. We all know that there is a different kind of action of जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके अलग अलग एक्शंस हैं, एक्सेंट हैं, सॉरी, सो दे हैव टू बी स्पीक इन दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्सेंट, तो उसे ही आप क्या बोलते हो, प्रोनाउंसिएशन। देन है एप्रोप्रिएट वर्ड सिलेक्शन एंड यूसेज। अब अगर आपको आपकी कम्युनिकेशन बेटर बनानी है, यू शुड सेलेक्ट दैट वर्ड वेरी केयरफुली, कि अगर मुझे ये सेंटेंस भी बोलना था, वी शुड सेलेक्ट आवर वर्ड वेरी केयरफुली, तो मुझे पता है कि मुझे क्या कब शुड यूज करना है, कब मुझे वी यूज करना है, कब मुझे आई यूज करना है, केयरफुली कब यूज करना है। तो व्हेन वी आर डेवलपिंग और व्हेन वी आर क्रिएटिंग एनी सेंटेंस, तो हमारे पास पूरा कंप्लीट थॉट होना चाहिए कि मेरा क्या सब्जेक्ट रहेगा, मेरा क्या प्रेडिकेट रहेगा, व्हाट काइंड ऑफ स्टेटमेंट आई एम गोइंग टू यूज, इज देयर एनी काइंड ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस तो नहीं है, या एक्सक्लेमेटरी तो नहीं है। इन चीजों का ध्यान रखते हुए ही हमें अपना सेंटेंस क्रिएशन करना है। देन आते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। देयर आर मेनली 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस, डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। अब इसमें क्या है, कम्युनिकेशन को बेटर बनाने, ऑरल कम्युनिकेशन को भी बेटर बनाने के लिए हम बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं। जैसे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस आते हैं, दिस वन इज अ सिंपल सेंटेंसेस इन विच यू आर जस्ट गोइंग टू कन्वे योर इंफॉर्मेशन, तो उसे आप बोलते हैं डिक्लेरेटिव। इट विल एंड विद अ फुल स्टॉप, हमें एक फुल स्टॉप लगा के इसे पूरा कर देना। जैसे आई एम अ गर्ल, तो ऐसे आ जाएगा, इट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है, इट विल इंडिकेट दैट थिंग अनट्रू और अनकरेक्ट एंड इन द नेगेटिव सेंस, दैट इज नोन एज नेगेटिव सेंटेंसेस। लाइक आई एम नॉट अ बॉय, तो मैं ये नहीं बता रही हूँ, मैं ये इनकरेक्शन दे रही हूँ कि मैं एक लड़का नहीं हूँ। तो जब पॉजिटिविटी के साथ आ रहे हो तो हमारे डिक्लेरेटिव हो जाएंगे, जब उसके साथ नॉट लग गया है देन इट विल गो फॉर द नेगेटिव सेंटेंसेस। देन आता है हमारा सेकंड वन है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर अ काइंड ऑफ सेंटेंसेस इन विच यू आर यूजिंग और यू आर आस्किंग समथिंग, जिसके अंदर आप कुछ पूछ रहे हो, वो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। एंड इट विल एंड विद अ mark that is known as question mark and it will start with some words like W family words बोला जाता है, जैसे what, why, how, कि इन वर्ड से शुरू होता है, या हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं लाइक do, did, इनसे भी शुरू हो सकता है। तो इंटेरोगेटिव में भी 2 हो सकते हैं प्रकार, पॉजिटिव इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव। पॉजिटिव इंटेरोगेटिव लाइक आर यू अ गर्ल, ठीक है, ऐसे। एंड जब हमारे नहीं की सेंस में कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो आप उसे क्या बोलते हो, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। देन आते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस आर द सेंटेंसेस इन विच यू आर गिविंग सम कमांड, सम एडवाइस, सम रिक्वेस्ट और सम सजेशन, दैट इज नोन एज इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंस में जैसे ओपन द डोर, क्लोज द विंडो, कम हेयर, टेक इट डाउन, ऐसी जो चीजें आ जाएंगी हमारी किस में आ जाएंगी, इंपेरेटिव में। इसके बाद आते हैं एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इन विच यू आर गोइंग टू शेयर योर स्ट्रॉन्ग फीलिंग
तो वो हमारी एक्सक्लेमेटरी आ जाएंगी। जैसे नो आई विल नॉट डू दैट वर्क, तो मैं उसमें साफ साफ डिनाई कर रही हूँ। आई विल शो, आई एम शोइंग माई एंगर इश्यूज, तो मैं मेरी क्या कहलाएगी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। देन आता है असेंशियल ऑफ रिटन, ये तो मेरी ऑरल कम्युनिकेशन की थी। मुझे ध्यान रखना है कि कहाँ पे स्ट्रेस करना है, कैसे इनोटेशन देनी है, कैसे प्रोनाउंसिएशन करनी है, किसे कैसे कैसे सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हो। तो ये मेरी ऑरल कम्युनिकेशन का पार्ट था। अब जो मेरा सेकंड आ गया है वो है मेरा रिटन कम्युनिकेशन का पार्ट। रिटन कम्युनिकेशन को थोड़ा सा और ज्यादा माइंडफुल करना है, क्योंकि यहाँ पे आप चीजों को बोल के नहीं दिखा रहे हो, लिख के कब आप स्टॉपेज दिखाओगे, तो वहां पे कब आपका कोमा लगेगा, कब आपके एक्सक्लेमेटरी साइन लगेंगे, कब आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, तो इन चीजों का भी ध्यान रखना है। When writing we have to be more mindful and something in a written form cannot be taking back, क्योंकि आप लिखा हुआ चीजें भी आप दोबारा से बैक नहीं कर सकते। सो इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, बट इट इज अ नॉन वर्बल काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच इफ वी आर गोइंग टू बी वर्बल, तो हमारी कम मिस्टेक्स होती है, हमें बस अपनी जो चीजें हैं वो समझानी पड़ती हैं, पर रिटन में आपको सारी चीजें दिखानी पड़ेंगी। लाइक आपके पास न्यू वोकैबुलरी होनी चाहिए, वोकैब आपके पास पूरी होनी चाहिए, स्पेलिंग ढंग से आपकी हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, पंचुएशंस उसमें लगी हो, और जितने भी आपके साइन सिंबल्स हैं इन चीजों का भी आप ध्यान रखोगे, तब हमारे पास जो कहलाएगी वो हमारी रिटन वोकैबुलरी कहलाएगी। सम ऑफ द मोस्ट बेसिक टिप, कौन कौन सी टिप आपको याद रखनी है, अवॉइड स्लैंग्स, स्लैंग्स यूज नहीं करनी है। लाइक इफ आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल द बेस्ट, तो मैं ये ना बोलूं कि ब्रेक अ लेग, तो बहुत सारों को समझ ही नहीं आएगा कि क्या बात है। देन है ट्राई नॉट टू यूज एब्रीवेशन, एब्रीवेशंस यूज नहीं करनी, जैसे पीटीओ यूज कर देते हैं, तो बहुत सारे को पता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है कि पेज टर्न ओवर ऐसा कुछ लिखा गया है, तो एब्रीवेशन हमें यूज नहीं करनी है। स्टर अवे फ्रॉम द यूज ऑफ सिंबल, जैसे एम्प्रेसेंड है, जैसे हम मुझे एंड लिखना है तो मैं एम्प्रेसेंड नहीं यूज कर सकती हूँ, बहुत सारे बच्चों को ये समझ नहीं आता है। ग्लिचेस शुड बी अवॉइडेड एड और एट लीस्ट, मतलब जो हमारे जो छोटी छोटी चीजें हैं जो ग्लिच कर सकती हैं या फिर जिनकी वजह से स्टॉप पे जा सकती है, आप उन्हें भी यूज नहीं करोगे। ब्रैकेट शुड भी यूज कि अगर आपको कुछ लिखना है, फ्रेज या वर्ड कुछ मीनिंग बताना है तो वो यूज करोगे। डैशेस शुड बी एम्फेसिस होने चाहिए कि किस लिए आप डैश लगा रहे हो। एंड ग्रेट केयर शुड बी ऑलवेज टेकन व्हेन यू आर स्पेल द नेम्स ऑफ द पीपल और द कंपनीज, तो उनका नाम याद रखोगे। और नंबर शुड बी स्टार्ट विद द स्पेलिंग, नॉट विद द 10 20 ऐसे करके ना हो। कोटेशन मार्क यूज करने हैं सेंटेंसेस को, यू हैव टू बी मेक योर सेंटेंसेस शॉर्ट एंड क्लियर। राइटिंग लेटर, जो फ्रंट लेटर है वो हमारा, सॉरी जो स्टार्टिंग लेटर है वो हमारा बड़ा होना चाहिए। इंडिविजुअल को एड्रेस करना है, एड्रेस करने के लिए कोटेशंस नहीं लगाते हैं, लाइक मैं अनामिका सेड, तो अनामिका के आगे आप ऐसे लगाते हो ना, कोटेशंस लगाते हो, वो यूज करने हैं। इफ देयर इज अ बिजनेस लेटर और एनी काइंड ऑफ लेटर, तो उसको समराइज कर सकते हो, रीजंस आपको साथ साथ प्रोवाइड करने हैं। यू हैव टू मेक योर इन्फॉर्मेशन वेरी रिलेवेंट एंड मेक श्योर इन्फॉर्मेशन फ्लो लॉजिकली जाए, इंश्योर कर पाओ कि आप आपके पॉइंट्स में क्या बताना चाहते हो। आपको ये चीजें भी ध्यान रखनी है कि आप आपकी रिटर्न वर्क होने के बाद आप उसे कंप्लीटली चेक कर पाओ, जो चीजें इंपॉर्टेंट है आप उन्हें हाईलाइट कर दो, और रिटर्न कम्युनिकेशन में जो आपका डॉक्यूमेंट रहेगा वो क्लियर और कंसाइज रहेगा। एंड ऑल्सो it only include the necessary information which one is a factual and avoid that information which is not relevant for the our listener, जो हमारे लिसनर के लिए अच्छी नहीं है, रिलेवेंट नहीं है, आप उसे रहने दो। देन आती है ग्रामर। ग्रामर में क्या क्या चीजें हैं, वोकैबुलरी बिल्डिंग, वोकैब आप कैसे अपनी बिल्ड करोगे वो हमारी ग्रामेटिकल में आ जाएगी। अब ग्रामर में क्या है, फर्स्ट है वोकैबुलरी बिल्डिंग। वोकैबुलरी बिल्डिंग में वोकैबुलरी बिल्डिंग क्या होती है, स्टोरेज आप ये कह सकते हो कि आपको अपने वर्ड जो हैं अपने माइंड में स्टोर करने हैं, एंड मेकिंग योर सेल्फ फेमिलियर विद दैट वर्ड, कि जब आपको सेंटेंस की फॉर्मेशन करनी हो तो आप फटाक से उन वर्ड्स को यूज करके अपने सेंटेंस की फॉर्मेशन कर सको। तो वोकैबुलरी में 4 चीजें मेन आती हैं। लिसनिंग, सुनो भाई, पहले सुनो क्या कह रहा है कोई, तब बोलना सीखो, उसके बाद रीड करना सीखो, एंड देन राइट करना सीखो। दिस इज द सीक्वेंस, और आपको आएगा भी ऐसे। अब हमारी जो वोकैबुलरी है क्यों इम्पॉर्टेंट है, देखो अगर कोई भी हम अपनी एजुकेशनल अटेनमेंट कर लेते हैं तो हमें अपने करियर की तरफ जाना पड़ता है, तो हमारे सामने ऐसी बहुत सारी क्रूशियल सिचुएशन आती हैं जिसमें हमें अपनी वोकैबुलरी को बिल्ड करना पड़ता है। बिकॉज अगर आप किसी भी जॉब में जाते हो, मेनली वैसे तो करना ही होता है, हमें कम्युनिकेशन करनी होती है, लोगों से जुड़ना होता है, उन सोशल एस्पेक्ट्स को पूरा करना होता है, प्रोफेशनल एथिक्स की कंप्लीशन तक जाना होता है। तो नहीं, अगर आप कम्युनिकेट अच्छे से कर पाते हो, आपके पास कितनी भी नॉलेज हो, बट योर इनकम विल बी द लोअर वन। तो
definitions पढ़ते हैं. The size of a person vocabulary is the best prediction how well that person can understand the text. अगर जितनी अच्छी किसी भी पर्सन की वोकैबलरी होगी, क्योंकि अगर आपकी वोकैबलरी अच्छी है तो मैंने वर्ड बोला वोकैबलरी, तो आपको उसका मीनिंग भी समझ आएगा. और एंडरसन एंड फ्री बॉडी का यही कहना है, इफ द पर्सन इज दैट पर्सन हैज द बिल्डअप ऑफ हैज बिल्ड देयर वोकैबलरी वेरी नाइसली, so he or she can understand the word also at that much extent. So we have to build up our vocabulary to understand, to communicate or interact with the people. इसके बाद है using a dictionary. Using a dictionary का क्या मतलब है? When we are in the school or till now we are using dictionary. Now we are going for the Google and we speak up that word and we find out the meaning of that word. But at school time वी ऑल हैव द डिक्शनरी. मेरे पास भी इतनी मोटी डिक्शनरी रखी है जिसके अंदर अगर मैं किसी भी शब्द में अटक जाती थी तो हम ढूंढते थे मीनिंग, और उस डिक्शनरी के अंदर द वर्ड्स आर गिवन इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. लाइक अगर फीट है तो वो उससे पहले फार आएगा, फिर ऐसे आप सबको पता होगा कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है, हम सबने लगाया भी है. एंड टू मेक दैट डिक्शनरी वेरी वेल्दी, ऑल द चिल्ड्रन हैव देयर पॉकेट साइज डिक्शनरी आल्सो देयर. पॉकेट साइज डिक्शनरी भी होती थी, बच्चों को यूज करने के लिए बोला जाता था. एंड क्यों यूज करते थे? सबसे पहले है डिक्शनरी यूज द डेसिफेरिंग फोनेटिक स्पेलिंग. डेसिफेरिंग का मतलब क्या होता है? आप अभी भी डिक्शनरी यूज करते होगे ना, तो जैसे मैंने कहा तो ना फीट ऐसे अलग से मिलेगा, ऐसा कोई सिंबल होगा कि जिसपे प्रेशर दिया गया है, वोकैबुलरी भी आपको ऐसे मिलेगा ऐसे. तो डेसिफेरिंग होती है व्हेन यू आर सिंप्लीफाइंग द वर्ड टू ईच वन लेटर. And this one is why this one is useful, because it will build your pronunciation to that phonetics. Then है word wall. Word wall क्या होती है? आप जिस भी कक्ष में हो वहाँ पे एक word wall बना दी जाए जिसके अंदर if you finding new words या फिर कोई ऐसे words हैं जो बच्चों को नहीं पता है, the students are not familiar, तो we should write down that words on that word wall, and by seeing day by day the students are able to add that word to their vocabulary, and students are able to use that word in their daily life using contextual clues. Contextual clues होते हैं, context का मतलब होता है the situational. Contextual clue are the clue which are resembling to the meaning of that word. Like there are two type of contextual clue. Common clues हो जाते हैं जैसे that, is, और in and comparison हो जाएंगे जैसे like, similar, synonyms वाले, and contrast हो जाएंगे but not, although, some kind of alternative or antonyms. Next आते हैं antonyms, synonyms and homonyms. Antonyms क्या होते हैं? Antonyms होते हैं उसी शब्द का उल्टा मीनिंग देने वाले. Synonyms होते हैं उसी शब्द उससे जैसे शब्द with those meanings are same. And homonyms होते हैं the words, the pronunciation of that words are same but the meaning of that words are different. अभी हम करेंगे वन बाय वन. इंटररिलेशनशिप ऑफ वर्ड. इंटररिलेशनशिप का मतलब क्या है? इंग्लिश वोकैबुलरी में बहुत सारे पिटफॉल भी हैं. पिटफॉल का मतलब क्या होता है कि देयर आर लूप होल ऑल्सो. जैसे हम बहुत बार ना फनी वे में भी ट्रीट करते हैं कि प्रोनाउंसिएशन ऑफ टू वर्ड्स आर डिफरेंट इन टू रीजंस, और इंडिविजुअल कैन डिफर द प्रोनाउंसिएशन. लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द, बहुत इजीली मैं भी यूज करती थी शेड्यूल. सब बहुत बार शेड्यूल ही यूज करते हैं, अभी भी बहुत लोग शेड्यूल ही यूज करते होंगे. मैंने वर्ड लिखा तो सबके मन में शेड्यूल ही आया होगा, और दूसरा आप कहोगे कि मैम शेड्यूल ही होता है, क्या बोल रहे हो? तो इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन की बात करूं तो ये है स्केड्यूल. ओके, तो पिटफॉल्स हैं. स्पेशली पिटफॉल्स को पूरा करने के लिए वी हैव टू इंटरलिंक द वर्ड विद देयर मीनिंग, और इंटरलिंक द or we have to maintain, or we have to fill that gap or the pitfall of the English language, because if you are practicing something, you are able to answer that word with very much extent. और enormous सी लैंग्वेज है इंग्लिश, जो है उसे टर्न ऑफ करना है हमें. सब सोचते हैं कि क्या पेक्यूलर सी चीजें हैं, तो इनको जानने के लिए हम पॉसिबल वर्ड्स के बारे में और उनके बारे में रिलेशनशिप जानेंगे. सो फर्स्ट इज एंटोनिम्स. एंटोनिम आर द वर्ड दैट मीन्स अपोजिट टू दैट वर्ड. whose meaning is just opposite to the meaning of that word is known as antonyms, like big or small, full or empty, tall or short, fat and thin. So we can make antonyms by using suffix and prefix many of the times. So there are the following examples of using prefix. Prefix use करके करना है, जैसे we have the word official and unofficial.
फ्लेक्सिबल इनफ्लेक्सिबल, पॉसिबल इम्पॉसिबल, रैशनल इरैशनल, ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट, लॉजिकल इलॉजिकल, फॉर्च्यून मिसफॉर्च्यून। सो हमको अपने दिमाग में ये रखना है कि कई बार हम चीजों को जस्ट अपोजिट वर्ड्स के साथ नहीं जानते। वी मेक द एंटोनिम्स बाय यूजिंग सम काइंड ऑफ स्पिक्स और द वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड एज अ। सो देयर आर द एग्जांपल, अभी भी मैंने कही दी है, लॉन्ग, शॉर्ट, फैट, थिन, स्मॉल, बिग, ब्लंट, शार्प। ब्लंट होता है जो जैसे नाइफ होता है ना, जो चलता नहीं है तो वो ब्लंट हो जाएगा। शार्प जो बिल्कुल चलता है, आराम से चीजों को कट कर सकता है। Then आते हैं synonyms. The word whose meanings are exact the same of that word. जिनका दो वर्ड का मीनिंग जब सेम हो तो हमारा वो क्या कहलाएंगे? सिनोनिम कहलाएंगे। Like big, large, huge. These are the synonym for the big one. Synonym हो जाएंगे listen, hear, write, record, reach, wealthy, old, ancient, nearly, almost, all, every, jungle, forest, wall, walk, stroll, and finish. So these are the synonyms. There are many reasons why synonyms are great. देर आर थ्री मीनिंग, मतलब हमारे सिनोनिम्स इतने ज्यादा अच्छे क्यों हैं? सबसे पहली बात है कि जैसे अगर हमें पोएट कुछ लिखता है, मान लो अगर कुछ भी लिखा पोएट ने, कोई लाइन ही बनाई है, जैसे जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, सो देयर इज अ वर्ड इन द लास्ट दैट इज पापा, ठीक है। तो हमारे पास कई बार ऐसे वर्ड नहीं होते जो सिनोनिमली जो रिदमिकली बात करते हैं, तो हम ना उन वर्ड्स का सिनोनिम ढूंढते हैं कि जो हमारा लास्ट वर्ड था उसके साथ हमारा रिदम बना रहे। सबसे पहला यही है, it makes for the possible writer to create a certain mood and subtle differences. जो हमारे differences है उन्हें subtle out कर दे, and subtle नहीं होता है, subtle होता है, sorry, subtle the differences. Second है rhythmic tool are there if we are using the synonyms. They give the writer more rhythmic tool. Absquatulate means the same as abscond, but they are rhythmically very different. देखो, एब्सकैटुलेट होता है किसी के प्यार में पड़ना, और एब्सकेंड होता है मतलब उस प्यार में पड़ के हमारा चले जाना वहां से। सो दीज साउंड फैंसी वर्ड्स होते हैं। इंस्टेड, यूज, हम ऐसे वर्ड यूज कर सकते हैं टू गो फॉर द लॉन्ग वे, एंड हमारी वोकैबुलरी भी इससे बिल्ड अप होती है। अब आते हैं होमोनिम्स। होमोनिम्स क्या होते हैं? वो स्पेलिंग्स आर सेम, प्रोनाउंसिएशंस आर सेम, but they have the different meaning because their words look same, the sound same. So these are the source of entertainment, and these are the source of advancement. Bar can be implemented used to hit a ball, and it can be a nocturnal flying mammal. So homonyms क्या हो जाएंगे? homonyms जिनकी pronunciation सेम होती है, जिनका मीनिंग भी सेम होता है। These are the some example of homonyms. Homonyms like we have the bat. Bat we are using for what? Bat we are using for bats, चमगादड़, and bat, बल्ला। Right, directory और हमारा ठीक होना। Then है fly. So there is a same spelling, same pronunciation, but have the different meaning at a different sentences and at a different context. Next आते हैं expand your vocabulary. We have to make our vocabulary very much expanded because we are going to build the word, and we are going to meaning find that word, because if you are different words and their vivid nature, so we have to find out the meaning, and each and every time we are not able to find out the meaning with the dictionary or Google. So to build up that vocabulary, we have to go for the antonym, synonym and homonyms for that word. Introduction to noun, pronoun, adverbs, adjective और connectors, tense form. अब इसमें क्या है, हमें आगे इसी यूनिट में हमें जानना है, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द एसेंशियल ऑफ इंग्लिश लर्निंग। तो इंग्लिश लर्न करने के लिए हमें कौन कौन सी चीजें देखनी है। नाउन क्या होता है? लेबल द पर्सन, प्लेस, नेम, इवेंट्स, कंसेप्ट्स, आइडियाज, कहाँ कहाँ नाउन यूज होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। बट आई एम गोइंग फॉर द वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन बिकॉज यू आर वेल अवेयर विद ऑल दीज कंसेप्ट्स। आपने इन्हें छोटे बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, और अगर नहीं भी पढ़े हैं तो आपको इतनी नॉलेज सबको है कि मुझे पता है, सब जानते हैं। जो नई चीजें होंगी मैं आपको बहुत आराम से बताऊंगी। सो देयर आर काइंड ऑफ नाउन, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन। Then है proper noun which is giving the proper idea for that specific noun or that thing. Rachel, Blackbeard, Fingers, New York. तो देखो इसमें कोई आपको ना ऐसा confusion build up नहीं हो रहा है, properly और going for that word. उसके बाद है common like girl. Who is that girl? गर्ल मैं भी हूँ, बहुत सारे बच्चे अभी जो वीडियो वॉच कर रहे होंगे वो भी गर्ल हैं, और भी बहुत सारे हैं जो गर्ल हैं,
बट क्या मैंने किसी एक को इंडिकेट किया है? तो कॉमनली द नाउन स्पेसिफाई द जनरल नेम ऑफ दैट क्लास और पर्सन और थिंग, दैट इज नोन एज कॉमन नाउन. कलेक्टिव नाउन इज द नाउन इन विच some person or things are collectively but not separately or individually we can read. Dynasty of the king हो जाएगा, pack of thieves हो जाएगा, tribe of native हो जाएगा, team of worker हो जाएगा, pride of lion हो जाएगा, flock of sheep हो जाएगा. तो these are the collective noun and then आते हैं material noun. The noun specify the total material not the partial, that is known as material noun. मतलब material पूरे के बारे में बात बताते हैं. So this is symbol for the petrol, coffee, water, wool, rock, pan. सॉरी पैन तो हमारा कॉमन नाउन के अंदर आ जाएंगे. गोल्ड ये हमारे किसके अंदर आ जाएंगे? मटेरियल नाउन. प्लास्टिक बोला तो मैंने वो हमारा मटेरियल नाउन होगा. नेक्स्ट आते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन रिलेटेड विद द क्वालिटी एंड कंडीशन ऑफ दैट मैन और मटेरियल. वी आर नॉट एबल टू टच और वी आर नॉट एबल टू कॉन्क्रीट दैम. सो फर्स्ट है हैप्पीनेस. क्या आप उसे टच कर सकते हो? नहीं. बट एब्स्ट्रैक्टली वी कैन फील दैट कंडीशन और वी कैन फील दैट क्वालिटी. एंगर. देन आते हैं प्रोनाउंस. प्रोनाउंस एट दैट वर्ड विच आर यूज्ड एज द सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन. जैसे ही, शी, इट, दीज आर द प्रोनाउन. There are the kinds of pronoun. First a personal pronoun. Personal pronoun used for the personal information for the individual. I, you, we, she, they. Reflexive noun. Reflexive noun मतलब जो reflect करते हैं हमारे लिए, उनके लिए, मतलब reflect करते हैं that behavior or that noun. Myself, yourself, herself. तो याद रखना self या selves plural लगा होगा इसका. Then आते हैं relative. Relate with whom. Who, whom, was. Interrogative जिसके अंदर हमारे WH family आ जाएगी. Then है demonstrative. Demonstrative if you are indicating something that is known as हमारी demonstrative pronoun. इसके बाद है indefinite pronoun any, each, where we are not definite to that man or mati. Next है हमारी introduction to adverb. Adverb क्या होती है? Which qualify the action of verbs. Which qualify the verbs. जो हमारी verbs की quality बताती हैं. These are known as adverb. So English many adverbs are indicated by ly. ly से बहुत सारी हमारे पास verb है. आगे जानेंगे भी हम कैसे हैं. जैसे usually, always, normally, frequently, sometimes. Then आते हैं हमारे adjective. Adjective which qualify the whom, descriptive words. तो हमारी noun को जो descript करते हैं या pronoun को जो description provide करते हैं, these are known as adjective. मतलब जो quality बताते हैं किसी की, वो हमारे adjective कहलाते हैं. Adjective do not change once you have learnt it. अगर आपको समझ आ जाएगा तो आप एडजेक्टिव डिस्क्राइब भी कर सकते हो. एडजेक्टिव में भी सिंगुलर, प्लूरल और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के सबके लिए हो सकते हैं. तो दीज आर द टाइप्स: डिस्क्रिप्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंटेरोगेटिव, न्यूमेरल, क्वांटिटेटिव, प्रॉपर एंड पोजेसिव. वन बाय वन देखते हैं क्या होते हैं. पोजेसिव एडजेक्टिव व्हिच आर यूज्ड टू शो द पोजेशन ऑन दैट थिंग. आई, यू. This is my pen. My is the possessive pronoun. This is your phone. So these are the possessive adjective. Then आते हैं descriptive. Descriptive मतलब जो आपको description बता रहे हैं किसी चीज का. You are very adorable. That person is very clumsy. That thing is very expensive. So these are the descriptive adjective. Then आते हैं relative adjective. The adjective which modify the noun or which can relate the clause. मतलब जो sentence के parts है ना, उन्हें relate कर रहा है. What, which, whatever or whichever, these are the adjectives. Like he did not say what help he want for me. तो what ने उन्हें जोड़ा हुआ है, रिलेशन बताया हुआ है दोनों के बीच का. तो जहां पे आपको रिलेशन पता चल रहा है, these are the relative. Then आते हैं न्यूमेरल. न्यूमेरल बहुत आसान है, जहां पे आपको नंबर पता चल रहा है. He was the first in the class. तो ये हमारे क्या आ जाएंगे? न्यूमेरल आ जाएंगे. सम आर द इंडेफिनिट, डेफिनिट और डिस्ट्रीब्यूटिव. डेफिनिट हो जाएंगे सेवंथ, फिफ्थ. इंडेफिनिट हो जाएंगे सम, फ्यू, मच. डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएंगे ईच और अनदर. मतलब इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द कलेक्टिव पर्सन. देन आते हैं क्वांटिटेटिव. क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव आर दोज एडजेक्टिव इन विच यू आर क्वांटिफाइंग द कन्वेइंग इंफॉर्मेशन. जैसे फ्यू, सो फ्यू, अ लिटिल. दीज आर क्वांटिटेटिव. एंड क्वांटिटेटिव में हमारे न्यूमेरल्स के भी कुछ पार्ट. देन है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव. डिस्ट्रीब्यूटिव द वर्ड विच इज यूज द इंडिविजुअल पॉइंट और अ पर्सन टू डिस्ट्रीब्यूट दैट थिंग. आई लाइक बोथ द कार. बोथ मतलब मैंने दोनों के बारे में बता दिया है. शी कैन अफोर्ड बाय ईदर वन फोन. एक ही फोन वो खरीद सकती है. नेक्स्ट आते हैं हमारे इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव आर द एडजेक्टिव व्हिच आर यूज्ड बिफोर द नाउन टू हेल्प अस टू आस्क द क्वेश्चन. व्हिच कलर इज दिस? Whose bike is this? So these are the interrogative adjective. You can take the screenshot of that slide, this slide, और आप इसे बाद में भी पढ़ सकते हो, नहीं तो आप वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हो. नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर. जो प्रॉपर नाउन के लिए यूज होते हैं. लाइक इफ आई एम फ्रॉम द इंडिया, सो आई विल कॉल्ड एज अ इंडियन. अमेरिका, अमेरिकन.
इटली, इटालियन, तो ऐसे जो वर्ड होंगे हमारे क्या कहलाएंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव। नेक्स्ट आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव द वर्ड विच डेमोन्स्ट्रेट द पीपल, प्लेस और थिंग, लाइक दिस इज माई हाउस, ये डेमोन्स कर रहा है, मैं ये बता रही हूँ चीजों को कि वो मेरा है। द येलो ड्रेस इज हेयर, आप ये मत सोचना कि मेरा बोल दिया तो, पर मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ, मैं शो कर रही हूँ। सो हमें समटाइम्स आर्टिकल आर यूज्ड एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव और पोजेसिव एडजेक्टिव आल्सो। नेक्स्ट आते हैं कनेक्टिव। कनेक्टिव आर द दोज वर्ड व्हिच लिंक्स द वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस ऑफ अ सेंटेंस। जब दो या दो ज्यादा सेंटेंसेस को या वर्ड्स को जोड़ने का जो काम करते हैं वो हमारे कनेक्टिव्स कहलाते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ कनेक्टिव, सबऑर्डिनेट कनेक्टिव, सबऑर्डिनेट हो जाएंगे सबऑर्डिनेटिंग कनेक्टिव if, when, how and link a main clause with the subordinate, हमारे एक जो मेन क्लॉज है उससे हमारा क्या कर देंगे, जोड़ने का काम करेंगे। सो कनेक्टिव क्या है, एडिशन। देखो इसमें ना आपको अगर आपकी बुक पढ़ोगे ना तो आप अलग अलग से दे रखे हैं, पर मैंने एक ही जगह दिखा दिया है। एडिशन ऑफ आइडिया, द कनेक्टिव आर यूज्ड टू ऐड द आइडिया, जैसे कि इंग्लिश इज वेरी हेल्पफुल लैंग्वेज एंड इंग्लिश विल गिव यू द सम काइंड ऑफ एक्सटेंड टू लर्न। नेक्स्ट आता है जैसे टाइम, paper is to the next date, postponed to the next date, order first, second, third, place किसी के बारे में बताना है, her house is very nearby for me, सिंगल देने हैं किसी को, जैसे such as, इसके बाद रिजल्ट बताना है, hence proved, हम बहुत किया है, पर्पस बताना है, at the end of the story that camel is very much wealthy, ऐसे करके कंपैरिजन दिखा देते हैं। कंपैरिजन दिखाने के लिए हम लाइक यूज करते हैं, सच यूज करते हैं, सिमिलरली यूज करते हैं। कॉन्ट्रास्ट, अलग आपको अल्टरनेटिव दिखाना है तो हम इन कॉन्ट्रास्ट यूज कर लेते हैं, बट यूज कर लेते हैं, नेवरदलेस यूज कर लेते हैं। इफ यू हैव टू समराइज, सो फाइनली वी कैन कंक्लूड दैट, सो फाइनली, इंक्लूजन, कंक्लूजन, दीज आर कनेक्टिव इन द समराइजेशन। इसके बाद आते हैं टेंस। टेंस क्या होते हैं, टेंस जो है आपको टाइम की इंफॉर्मेशन देते हैं। टेंस आर द फॉर्म ऑफ वर्ब्स कह सकते हो, टेंस आर द फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स कह सकते हैं, जो हमारे एक्शन को हैव कंप्लीटेड, नॉट कंप्लीटेड और विल बी कंप्लीटेड इन द फ्यूचर, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं तो वो हमारे टेंसेस कहलाते हैं। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ टेंस, सब जानते हैं इनके बारे में। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ऑल टेंस हैव द फोर सब डिवीजन और बाइफर्केशन। प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट में इंडेफिनिट, बेटा मैं इनकी पूरी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी क्योंकि आप सब अवेयर हो इनकी क्या पहचान है, क्या रूल इनके साथ लगेगा, और इनमें भी सब पार्ट हो जाएंगे कि हमारे कुछ होता है सिंपल, फिर आ जाते हैं नेगेटिव, फिर आ जाते हैं इंटेरोगेटिव और फिर आ जाते हैं हमारे इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो इन सबको आप जानते हो, बहुत बचपन से पढ़ते आए हो, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हमारे पास होता है। देन इसके अंदर भी हमारे पास इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। इन सबके ऐसे ही चार चार बाइफर्केशन है और इसके बारे में भी मैंने आपको बताया कि इसमें भी इंडेफिनिट में भी अगर बात करोगे आपके पास सिंपल आ जाएंगे, नेगेटिव आ जाएंगे, इंटेरोगेटिव आ जाएंगे एंड इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी आ जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं हमारे सेंटेंसेस। सेंटेंसेस क्या होते हैं, द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विच हैव सम मीनिंग। तो जब आपके पास जो भी वर्ड्स का कलेक्शन है उसका कुछ मीनिंग होता है तो वो आप क्या कहलाते हैं, सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो हम यहाँ पे टाइप्स भी जानेंगे, सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। फर्स्ट है हमारा सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस लाइक जिसके अंदर हमारे पास सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, सिंपल ये हो जाएगा ही रन्स। देन हमारे पास सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है और हमारे पास एडवर्ब भी हो सकती है, बट जो सिंपल इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है वो हमारी क्या हो जाएगी, सिंपल सेंटेंसेस। नेक्स्ट आते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंसेस आर कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, इंडिपेंडेंट क्लॉज, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉज। हमारे पास डिपेंडेंट भी हो सकता है और इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। नॉर्मल वर्ड्स में कहूं कि जहां पे आपके दो चीजें आपके साथ जुड़ रही है ना, वहां पे हमारा कौन सा हो जाएगा, कंपाउंड। कंपाउंड सेंटेंसेस के रूल मैंने आपको बता दिए हैं क्या क्या होते हैं। सबसे पहले ये रूल्स है बेटा, यूज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सेमीकोलन। अगर जोड़ रहे हो तो ऐसे यूज करोगे, लाइक ही सेड दैट तो हम कोमा लगा देते हैं और फिर ऐसे सेमीकोलन के साथ यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये रूल आप पढ़ सकते हो कंपाउंड सेंटेंसेस के, एग्जाम्पल आपका होमवर्क है, आप करोगे। नेक्स्ट आते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जिनके अंदर इंडिपेंडेंट क्लॉज भी हो और डिपेंडेंट क्लॉज भी हो और एक से ज्यादा भी हो, तो उन सेंटेंसेस को अकेले एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, वो हमारे क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। लाइक सेंटेंस दे रखे हैं, आफ्टर आई फिनिश माई वर्क, जैसे ही मैं अपना कार्य खत्म कर लूंगी, आई विल गो टू द जिम। तो एक मेरा क्लॉज दूसरे के ऊपर डिपेंड है, तो इंडिपेंडेंट है कौन सा, आई विल गो टू द जिम एंड आफ्टर फिनिश माई वर्क, मैं तभी जिम जा सकती हूँ जब मैं अपना कार्य फिनिश कर लूं या खत्म कर लूं, तो ये मेरा डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा।
एक चीज आपको ध्यान रखनी है, कंपाउंड सेंटेंसेस के अंदर ओनली इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के अंदर वन इज डिपेंडेंट एंड वन इज इंडिपेंडेंट। इसके बाद आते हैं रिपोर्टेड स्पीच। देखो रिपोर्टेड स्पीच की बात करूं तो कोई पर्सन कैसे बात कर रहा है वो मेरी डायरेक्ट स्पीच होती है। जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ तो मेरी डायरेक्ट स्पीच है। फर्स्टली मैंने कहा कि मैं बात कर रही हूँ तो मैं सब्जेक्ट यूज कर रही हूँ, वर्ब यूज कर रही हूँ, जो भी यूज कर रही हूँ, आफ्टर दैट मैं ऑब्जेक्ट यूज कर रही हूँ। तो हमें सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफॉर्मेशन करना ही रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है। रिपोर्टेड स्पीच के एग्जांपल दे देती हूँ। और बेटा आपने 10 तक सब कुछ पढ़ा हुआ है तो हर एक चीज का एग्जांपल और उसके साथ उसके क्या रूल रहेंगे, नंबर ऑफ सेंटेंसेस प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, बट आपको बेसिकली आइडिया होना चाहिए बिकॉज यू आर गोइंग टू गिव द एग्जामिनेशन ऑफ डीएलएड। यहाँ पे आपकी नॉलेज से ज्यादा आपका वे ऑफ थिंकिंग या वे ऑफ कम्युनिकेटिंग और वे ऑफ गिविंग द इंफॉर्मेशन चेक करा जा रहा है। जैसे डायरेक्ट स्पीच है, आई एम गोइंग टू द स्टोर, शी सेड। अब इसको रिपोर्टेड स्पीच में बदलना है तो डायरेक्ट था, हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया दैट शी वॉज गोइंग टू द स्टोर, कि वो उस स्टोर पे गई थी। तो आपको समझ आ गया डायरेक्ट जिसमें उसने चीजें बोली हुई हैं, इनडायरेक्ट हम उसको क्या कर रहे हैं, एक सेंटेंस की फॉर्मेशन करके दिखा रहे हैं। अब जैसे क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट स्पीच में आ जाएगा व्हाट टाइम इट इज, ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम इट वाज, उसने मुझसे पूछा कि टाइम क्या था। ऐसे ही रिक्वेस्ट देनी हो तो ओपन द डोर, और रिपोर्टेड स्पीच में आ जाएगा ही ऑर्डर्ड मी टू ओपन द डोर। रिक्वेस्ट में आप एडवाइस दे सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो, तो ये सारी चीजें हमारी किसके अंदर आ जाएंगी, रिक्वेस्ट इन रिपोर्टेड स्पीच। देन आते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस हम बहुत कॉमनली जो यूज कर रहे होते हैं, यहाँ भी वो थोड़ी सी सिमिलरिटी है कि हम जिस स्पीच में बात कर रहे होते हैं वो मेरी एक्टिव वॉइस होती है। पैसिव वॉइस होती है कि जब हम जो पूरा का पूरा इंटरेस्ट है ना वो मैं ऑब्जेक्ट पे शो कर लेती हूँ। तो मेरे पास अगर रूल से चलूंगी तो मैं सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ये सारी चीजें होंगी, देन ऑब्जेक्ट होगा या उसकी कॉम्प्लीमेंट्री एडवर्ब एडजेक्टिव ये यूज कर सकते हैं। बट पैसिव वॉइस में बात करूंगी तो पहले मेरे पास ऑब्जेक्ट ही। तो अगर एक्टिव वॉइस की बात करूं, टेल अस व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, क्या किया, किसने किया, वो बात कराती है। टेल अस व्हाट इज डन टू समवन और समथिंग, किसने किया, क्या किया, वो पहले बताया जाएगा। द सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट। लाइक एना पेंटेड द हाउस वाज पेंटेड बाय एना, तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। अब आती है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन कुछ मार्क्स होते हैं जिससे आपको पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिलती है कि टेक्स्ट को रीड कैसे करना है। जब आप बोल रहे हो तो कोई पंक्चुएशन नहीं लगा रही ना मैं, ओह आई एम वेरी सैड, तो मैंने ऐसा कुछ बोला है कि देयर इज अ एक्सक्लेमेटरी साइन या देयर इज अ कोमा, सेमीकोलन, हाइफन टाइप ऑफ साइन, कुछ ऐसा नहीं बोला ना मैंने। तो पंक्चुएशन कुछ मार्क्स होते हैं जब रिटन टेक्स्ट को कैसे पढ़ा जाएगा और उसके साथ क्या फीलिंग मेनली एसोसिएटेड है उसको अंडरस्टैंड कैसे करना है। जैसे अगर मैं लिख देती हूँ दैट्स, तो दिस वन इज अपोस्ट्रोफी एस, देन ये ब्रैकेट्स होते हैं, ये कॉलम्स होते हैं, कोमा उल्टा लिखा हुआ है, देन एक्सक्लेमेशन मार्क, फुल स्टॉप, हाइफन, क्वेश्चन मार्क, सेमीकोलन, ये वाले सेमीकोलन होते हैं, और ये स्पीच मार्क होते हैं। जैसे ही सेड दैट, तो आगे जो सेंटेंस यूज करोगे ना आप उसके साथ ऐसे लगाओगे स्पीच मार्क। नेक्स्ट आता है कोमा, सेमीकोलन और कॉलन ओपनली मिसयूज करे जाते हैं या मिसअंडरस्टैंड किए जाते हैं, इन्हें हम साथ में यूज कर रहे हैं। जैसे कोमा की बात करूं तो हमें जब भी किसी एलिमेंट्स का सेपरेशन शो करना है या किसी एलिमेंट को सेंटेंस के बाद ही शो करना है कि दिस वन इज द another part of that sentence and this one is the another clause of the sentence। जैसे लेटर सैल्यूटेशन, जैसे डियर अंकल, उसके बाद हम लगा देते हैं, लेटर लिखते हैं ना जैसे टू द, तो वहां भी लगाते हैं हम। सेपरेशन ऑफ टू कंप्लीट सेंटेंसेस, दो कंप्लीट सेंटेंसेस को तोड़ने के लिए अभी हम कहाँ यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, कोमा यूज कर रहे हैं। देन आते हैं सेमीकोलन। सेमीकोलन यूज टू कनेक्ट द इंडिपेंडेंट क्लॉज, जो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है बट हम उन्हें सेमीकोलन लगा के यूज कर सकते हैं। देन कॉलन यूज होता है जब हमें किसी की इंट्रोडक्शन देनी है, मतलब कोई और उसके बारे में बता रहा है, उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है, एग्जाम्पल देना है, तो हम क्या लगाते हैं, अ कॉलन लगाते हैं। और सेकेंडली वी आर यूजिंग इन द टाइम फ्रेम ऑल। देन आते हैं डैश। डैश में दो टाइप होते हैं हमारे, एन डैश और एम डैश, ये ध्यान रखना आप। वैसे अगर आप सिर्फ डैश की बात करोगे तो भी हम कह सकते हैं कि रिटन कम्युनिकेशन के बीच में जब आपको दो चीजों को जोड़ना होता है तो हम डैश लगाते हैं। जैसे एन डैश इज द सिंबल दैट यूज्ड इन राइटिंग, प्रिंटिंग, जैसे आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। प्रिंसटन, तो यहाँ पे हम डैश लगा देंगे कि हमारे नंबर एलिमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए कंपाउंड एडजेक्टिव के साथ, तो हम यहाँ पे डैश लगा देते हैं। अगर मैं एम डैश की बात करूं, इंडिकेटिंग द ब्रेक इन थ्रू आउट द सेंटेंसेस, अगर ब्रेक देना है मुझे, बॉब वाज वेरी टायर्ड, तो ये जो यूज होगा ना हमारा क्या होगा, एम डैश होगा। मतलब जहां जोड़ रहे हो एन डैश है, जहां पे तोड़ रहे हो वो मेरा क्या है, एम डैश है।
इसके बाद है हाइफन, हाइफन हमारा एन डैश ही है, चीजों के बीच में लगने वाला हमारा एम डैश ही है। बैक टू बैक, तो मैं चीजों को तोड़ थोड़ी ना रही हूँ, जोड़ रही हूँ ना, तो मेरा ये एन डैश है। ये भी ध्यान रखना, एक हमारे पास जैसे एमसीक्यूज आते हैं एग्जाम में तो वो आ सकते हैं। इसके बाद है ब्रैकेट, ब्रेसेस एंड पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस आर कर्व्ड नोटेशन होती हैं जो फर्दर थॉट्स या क्वालिफाइंग रिमार्क्स देने के लिए यूज करते हैं। ब्रैकेट आर स्क्वेयर्ड नोटेशन होती है, टेक्निकल एक्सप्लेनेशन के लिए होती है। ब्रेसेस यूज होते हैं 2 और मोर लाइंस टू टेक्स्ट और लिस्टेड करने के लिए आइटम्स को, एंड व्हेन वी आर यूज्ड दैट पैरेंथेसिस तो उसके बाद भी हम ब्रेसेस लगाते हैं। इसके बाद आते हैं अपोस्ट्रोफी, कोटेशन मार्क्स और एलिप्सिस। अब इसके बाद अपोस्ट्रोफी क्या होता है, जब इंडिकेट करना होता है किसी लेटर को और पॉजेसिव केस दिखाना होता है, जैसे हम कई बार एस को दैट इज नहीं लिखते, दैट्स लिख देते हैं, तो भी हम क्या लगाते हैं, उसका पोजीशन शो करने के लिए तो हिज लगाते हैं, वहां पे हम ऐसे करके भी लगा सकते हैं, ऐसे अपोस्ट्रोफी करके। देन के बाद आते हैं कोटेशन मार्क, कोटेशन या पंचुएशन, ये भी कोटेशन एक पंचुएशन मार्क्स है जो एट्रीब्यूट करता है रिपीटेड वर्ड्स को किसी के द्वारा कहे गए। अगर मैं किसी बुक से भी उठाऊंगी ना तो मैं उसे ऐसे लिखूंगी। देन आते हैं सिंगल कोटेशन, सिंगल कोटेशन यूज होते हैं किसी की कोट दिखाने के लिए। देन एलिप्सिस यूज किस लिए होते हैं, रिप्रेजेंट 3 पीरियड, 3 पीरियड को रिप्रेजेंट करते हैं, और ओकेजनली अगर 3 एस्ट्रिक्स भी यूज कर सकते हैं हम। इसके बाद एलिप्सिस क्या होता है, रिटन और प्रिंटिंग के ओमिशंस को शो करने के लिए हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे किसी चीज की नीचे इन्फॉर्मेशन देनी होती है ना, तो एस्ट्रिक्स बने होते हैं वहां पे। देन आते हैं डिफरेंस इन ब्रिटिश वर्सेस अमेरिकन इंग्लिश क्या है। दीज आर द सिंबल, ब्रिटिश में क्या बोलते हैं, द सिंबल ये वाला है। आप कहोगे मैम ये तो हमारे स्पीच मार्क आ जाएंगे, ये फुल स्टॉप है, इन्हें पीरियड बोलते हैं। एक्सक्लेमेशन बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं, इन्हें पॉइंट बोलते हैं। ये हमारे ब्रैकेट कहलाते हैं, अमेरिकन इंग्लिश इन्हें पैरेंथेसिस बोलती है, स्क्वायर ब्रैकेट है, इन्हें सिर्फ ब्रैकेट बोलते हैं। और द पोजीशन कोटेशन बोलते हैं इन्हें, और इसे क्या बोलते हैं, जॉय मीन्स हैप्पीनेस, तो इन्हें पोजीशन कोटेशन ही बोलते हैं। देन है पंचुएशन फॉर द एब्रीवेशन, एब्रीवेशन जैसे डॉक्टर, मिस्टर, मिसेज, ये हमारी पंचुएशन क्या लगती है, सिर्फ हमारा फुल स्टॉप जैसी पंचुएशन लगती है, और यहाँ पे कोमा भी लगाया जाता है। देन आते हैं प्रीफिक्सेस और सफिक्स। प्रीफिक्स क्या होते हैं, जब जो अपनी इंफॉर्मेशन वर्ड के पहले जुड़ के वर्ड का मीनिंग चेंज कर देते हैं। So we can say that prefix are using before that words to change the meaning of that word. So change in grammatical form, the noun power can be used as an adjective if it used as a suffix full. तो अब suffix क्या होगी, जो पीछे जुड़ के उस meaning चेंज कर देते हैं, और जो आगे जुड़ते हैं वो प्रीफिक्स हो जाते हैं। जैसे ही इज वेरी पावरफुल, तो मीनिंग बिल्कुल चेंज हो गया, पावर शक्ति थी, और पावरफुल बनने का मतलब क्या हो गया कि वो शक्तिशाली है। एंड वर्ड इंप्रूव करने के लिए सफिक्स यूज होते हैं, जैसे इम्प्रूवमेंट, टू वर्ब था तो नाउन को MENT यूज करके हम इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। देन चेंज इन मीनिंग, सफिक्स जो है मीनिंग चेंज कर देते हैं। मैंने अभी भी कई बार बोला कि वी आर यूजिंग प्रीफिक्स एंड सफिक्स टू चेंज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड। जैसे टू ओवर ईट मीन्स ईट टू मच, एंड फूड इज अंडर कुक्ड, अंडर कुक्ड में भी उसका पूरा का पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा कि दैट इज नॉट कुक्ड, ठीक है। ये एग्जांपल्स आप पढ़ लेना। And also because of prefix and suffix the pronunciation of that word also change. जैसे this one is a photograph, और ऐसे भी हो सकता है, pronounce करो इस word को photographer and photographic, so pronunciation is totally changed by using these word. अगर मैं ये word की बात करूं तो this one is our root word, ठीक है, ये हमारा root word है, this is हमारी prefix and this one is our suffix, ठीक है। तो ये प्रीफिक्स एंड सफिक्स थे, हमारे रूट वर्ड के साथ ही जुड़ते हैं। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ आवर सफिक्स, जो पीछे जुड़ के जिन्होंने मीनिंग पूरा चेंज कर दिया। तो ये फुल के एग्जांपल है, फियरफुल, चीयरफुल, मदरफुल, सॉरी माउथफुल, थैंकफुल, स्ट्रेसफुल, और ये नेस के हैं, क्वाइटनेस, फ्रेशनेस, बोल्डनेस। दीज आर द एग्जांपल ऑफ व्हाट, सफिक्स। देन वी कैन कंक्लूड दैट द एसेंशियल ऑफ ऑरल, हमने ना दोनों चीजों की बात करी है कि हाउ वी आर कम्युनिकेटिंग इन ऑरल ग्रामर एंड हाउ वी कैन बिल्ड अप आवर वोकैबुलरी इन अ रिटन फॉर्म आल्सो. So in this whole chapter we are get familiar with the what are the essential forms of English which we have to learn to build up our vocabulary and to communicate with each other. So communication better करने के लिए कैसे चीजें यूज हो रही हैं, क्या एडवर्ब है, क्या नाउन है, कैसे टेंसेस यूज हो रहे हैं, कनेक्टिव्स क्या क्या हैं, how these connectives are useful in English language, we are go through with all the things. If there is any kind of query, so you can comment down. So yes, this is all about our unit 2 of English, DLED second year. Keep going, keep growing and keep learning, my dear students. If you are finding my videos are informative, then do like, comment, share and subscribe my YouTube channel. Bye bye. Thank you.